नमस्कार मंडली, विषय करता है ना करायलाच पाहिजे। मैं हूँ आपका अपना पर्सनल भूत जो दरिंदे भूतों पे देता हूँ कूद, पी जाता हूँ उनका खून सारा, क्योंकि नाम है मेरा द वन एंड ओनली शिकारा AKA भूत दादा। मग विषय का भाई। तो मित्रांनो, मस्त सुबह सुबह हरी चिपकली के थूक से बनी ग्रीन टी पीकर आ चुका हूँ मैं यहाँ आप सबके सामने, वही ग्रीन टी थूक कर आपका स्वागत करने हमारे इस भूतकास्ट पर जिसका नाम है बियर विद भूत। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि आज कौन से चमत्कारिक भूतों के हमें दर्शन होंगे और एग्जैक्टली किस कलर का गू वो खाएंगे या फिर करेंगे। एक्चुअली पिछली बार की तरह काफी अच्छे भूतों से भी हमारी बातें हुई है, पर अनफॉर्चुनेटली सारे भूत ऐसे नहीं होते। मोस्ट ऑफ द भूत तो ऐसे झंड फकीर होते हैं कि माँ कसम कितनी भी बीटेक्स लगा लो इनकी खुजली मिटती नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस अकड़ बकड़ भूत पकड़ तंत्र यंत्र को अपने क्यूट क्यूट से नाखूनों से राप रुक खुजाते हैं ताकि वो एक सुंदर सुशील सा भूत हमें ढूंढ दे। ब्रो, हे ब्रो, ब्रो, ये कैसे हुआ ब्रो? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ब्रो। अगले एपिसोड्स में भूत तुम्हारा बाप लाएगा क्या ब्रो? उठ जा चल। हे अरे मस्ती मत कर, उठ चल। तेरी बैटरी मार दूंगा मैं, तेरे बटन दबा दूंगा साले। अबे तेरी माँ की चिंता मत बढ़ा बे। अबे उठ जा बहन के। लंदन से अली का कमेंट है, अबे तेरे बाप ने रिमोट को CPR दिया था क्या? लौंडे लौंडे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर दे चमाट कर दे सपाट, दे खींच के साले को उसकी माँ की कुतिया भौके भौ भौ। यस, शक्तियाँ गलत इस्तेमाल, चमाट भाव भाव। नॉटी अमेरिका भेजू, वापस भेजू। पिछले महीने ही अमेरिका से लाया था इसको, ऐसा कभी हुआ नहीं पहले। कोई बात नहीं, ऐसे ही स्पैंक दूंगा इसे हर बार। धन्यवाद अली जी, देवा सार के दौड़ के आए आप। आपका पूरा नाम क्या है? शीला अली। धन्यवाद खाला। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जिस चीज का हमें शाट भर इंतजार नहीं था वो हमें बलजबरी मिल चुकी है। तो आज के गेस्ट का नाम है द वन एंड ओनली सो कॉल्ड ऊंची जाति के भूत ब्रह्म राक्षस। कैसे है ब्रह्म राक्षस जी? बैठिए बैठिए। हमारे लिए भी कुर्सी लगवाओ, हम भी आपके साथ बैठेंगे। ब्रह्म राक्षस है हम, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए हमें। मेरा लोगे? स्पॉट लोगे मेरा? देखिए ज्यादा मत बोलिए वरना तुम्हारी कुर्सी बना के उस पर बैठ के ऐसा गंदा पा दूंगा ना ऑडियंस तक को बास आएगी। तो ब्रह्म राक्षस जी कैसे है आप? आपने बताया नहीं। नमस्कार भूत दादा, बस एकदम आपके थूक के जैसे, गीले बदबूदार बट फ्रेश फ्रेश। धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपके टूथपेस्ट में कुत्ते के 4 बाल है? नहीं। अच्छी बात है, बिल्ली के ज्यादा फायदा देते हैं। कुछ भी। तो ब्रह्म राक्षस जी आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम चोंग्या दौलतराव यड्जावकर। मानना पड़ेगा, दौलतराव जी ने जो आगे और पीछे मजबूत हगा है। मुंह संभाल के बात कीजिए भूत दादा, घराना है हमारा। उसी घराने में पटक के खोद देंगे चोंगे जी। और संभल कर तो बोलना ही पड़ेगा ना, यड्जावकर की जगह कुछ और ना निकल जाए मुंह से। अब आप हद पार कर रहे हैं भूत दादा, पर आपके घराने से हमारे अच्छे संबंध है इसलिए मैं चुप हूँ। एक नंबर। तो बढ़ते हैं आगे। अब तक आप सब समझ ही गए होंगे कि ब्रह्म राक्षस कैसे होते हैं, पर अब चोंगे जी आ ही चुके हैं तो करते हैं एक साथ सबका टाइम वेस्ट। क्या आप तैयार है चोंगे जी? देखिए, सबसे पहली बात, मुझे चोंग्या मत कहिए, यड्जावकर जी कहिए। अरे अच्छा ऐसे ही यड्जावकर अच्छा। अरे हमारा फंबल हो गया तो आपका सरनेम क्रम्बल हो जाएगा।
करके तो देखिए, डंबल हम भी उठाते हैं रोज। आपका वही डंबल आपके बम्बल में डाल के ऐसा दंगल मचाएंगे कि डंबल का वेट लॉस हो जाएगा। हाँ, बस इसीलिए हम चुप है। तो दोस्तों, अब बिना चोंगा जी की शाटुपट बातें सुने बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उनके जीवन की सबसे जानफाड़ कहानी। ये कहानी है 5 दोस्तों की, रेहान, रोहित, सुयश, श्रेयश और ईशान की, जो केदाररथ गांव के निवासी थे। उसी गांव के एक विद्यालय में वे शिक्षा ले रहे थे। पांचों हद से ज्यादा शरारती थे, हर दम किसी न किसी के साथ मजाक मस्ती करते रहते थे, मगर दिल के बड़े साफ थे। उनकी शरारतों के कारण कई बार मुश्किलों में फंसे हैं, पर हर बार उनसे निकलते ही नई शरारतें ढूंढ ही लेते थे। ऐसे ही एक शाम विद्यालय की छुट्टी होते ही सबने सोचा कि विद्यालय के पीछे वाली पहाड़ी पर कैंपिंग करनी चाहिए। बारिश का मौसम और 2 दिन छुट्टी व्याप्त थी उनके इस सैर के लिए। पांचों दोस्तों ने अपने घर कुछ कारण बताकर घर से निकल पड़े। उस पहाड़ी पर जाना वर्जित तो नहीं था, पर ज्यादा लोग वहां नहीं जाते थे। शायद अपने घर वालों से इजाजत मांगने पर वो जाने ना देते, इसलिए वो बिना बताए ही निकल पड़े। विद्यालय के वॉचमैन रामू से उन्होंने इस पहाड़ी के बारे में कई कहानियां सुनी थी। कुछ डरावनी थी और कुछ रहस्यमयी। ये कहानियां उन नौजवान दोस्तों के मन में एक अलग प्रकार की उत्सुकता जगाती थी। उन्होंने रामू को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। रामू कई बार वहां जा चुका था, पर हाल ही में उस पहाड़ी पर हुई एक विद्यार्थी की भूकंप में पहाड़ी के नीचे दबकर मृत्यु होने के बाद कई महीनों तक वहां जाना सरकार द्वारा वर्जित था। पांचों दोस्त रामू के साथ शाम होते ही निकल पड़े उस पहाड़ी की ओर। भरी बरसात में भीगी वो विशाल पहाड़ी मानो उन्हीं को बुला रही थी। हंसते हंसते सबने पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। घने पेड़ों से भरी वो पहाड़ी बादल छाते ही अंधकार से भर गई। इसी अंधकार का फायदा उठाकर सबने रामू को एक डरावनी कहानी सुनाने की जिद की। कहानियों का बादशाह होते हुए भी रामू अंधेरा छाते ही शांत हो गया था। बच्चों के जिद करने पर वो बोला कि कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर आज कुछ अलग है। ये सुनकर सारे दोस्त हंस पड़े और बोले, अब हुई रामू की कहानी शुरू। रामू बस अपने आसपास हो रही नैसर्गिक हलचल को महसूस किए जा रहा था। कुछ अजीब बेचैनी हो रही थी उसे, पर जैसे ही सबकी मजाक मस्ती शुरू हुई वो भी उनके साथ घुल गया। रात हो चुकी थी और सबने एक अच्छी जगह ढूंढकर अपना तंबू लगा लिया था। रामू भी आग जलाकर खाने की तैयारी कर रहा था। बारिश अब रुक चुकी थी। सब खाना लेके आग के पास बैठ गए। इस बार रामू खुद ही कहानी सुनाने लगा। सब उत्सुक होकर कहानी सुनने लगे। उसने पूछा, पता है इस पहाड़ी पर कितनों की मौत हुई है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो मांस हम पकाकर खा रहे हैं उसे सूंघते सूंघते वो सारी आत्माएं यहाँ खींची चली आएंगी। पांचों दोस्त रामू की कहानी ध्यान से सुन रहे थे। तभी ईशान बोला कि शायद हमें कुछ और बातें करनी चाहिए, ऐसी जगह पर ज्यादा डर लगता है। ये सुनते ही रोहित और सुयश उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि हम में से सबसे डरपोक लड़का रेहान चुपचाप कहानी सुन रहा है और तू इतने में डर गया। उस पर रेहान और खाना अपनी प्लेट में लेकर बोलता है, उसे छोड़ो रामू, तुम बोलते रहो, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। रामू कहता है, ये तुम लोगों को कहानी लग रही है, मैं सच कह रहा हूँ। मांस को सूंघते ही यहाँ उपस्थित हर आत्मा यहाँ खींची चली आएगी। जिस पर सुयश कहता है, फिर तो हमें उनके लिए भी थोड़ा रखना चाहिए, और सब हंसने लगते हैं। रेहान बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें लगता है वो अगर यहाँ आएंगे तो खाना खाएंगे? उससे अच्छा मुझे दे दो, बड़ा लजीज खाना बना है। तभी रामू बोलता है, तो फिर चलो आज तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। उस पर रोहित बोला, सच में सच्ची है या? रामू बोला, देखो, जब तक तुम किसी कहानी को सच मानकर नहीं सुनते उसे सुनने में मज़ा नहीं आता। तो गौर से सुनो, शायद कहानी का अंत तुम्हें पहले ही पता चल जाए। सुयश बोला, क्यों, बाकी भूतों की कहानियों जैसी ही है क्या? फिर कुछ नया सुनाओ भाई। रामू ने कहा, तुम सुनो तो सही। एक गांव में एक बड़े नामचीन पंडित थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों की उम्र में जितना अंतर था उतना ही प्यार और लगाव उनको एक दूसरे के प्रति था। बड़े बेटे रामेश्वर की अक्सर अपने पिता से अनबन होती थी। पिता उसे शास्त्र पढ़ाना चाहते थे और उसे इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं थी।
एक दिन पिता के तानों से तंग आकर उसने घर छोड़ दिया। अपने छोटे भाई राघव से वो अक्सर उस गांव के एक जंगल में छुपकर मिला करता था। राघव को शास्त्र में बड़ी रुचि थी। उसके पिता को जैसा पुत्र चाहिए था वो बिल्कुल वैसा ही था, बस प्रकृति से थोड़ा दुर्बल और स्वभाव से शांत था, इसलिए लोग उसका फायदा उठा लेते थे। एक दिन ऐसे ही दोनों भाई उस जंगल में मिले। राघव को उदास देख रामेश्वर ने वहां पूछा तो पता चला कि कई दिनों से कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। ये सुनकर उसने उन सबके नाम पूछे, पर राघव ने बात को ना बढ़ाते हुए बात घुमा दी। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो गया। उन सारे लड़कों से अब उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर उनमें से एक लड़के को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे मौका ढूंढ ढूंढ कर परेशान करता था, मानो उसे कोई व्यक्तिगत समस्या हो। उसे राघव की वेशभूषा और संत व्यवहार से चिढ़ आती थी। उसे सब ढोंग लगता था, इसलिए वो उसे मौका ढूंढकर हानि पहुंचाता था। इसके जवाब में राघव कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि वो अपने घर वालों को इस सब में नहीं फंसाना चाहता था। वो एक सीधे साधे परिवार से आता था और उस लड़के का परिवार उसके एकदम विपरीत था। उसे लगा कि एक दिन बाकी लड़कों की तरह वो भी समझ जाएगा, पर परेशानी का सिलसिला बढ़ता गया और इस हद तक बढ़ा कि अब राघव दिन भर उदासी और निराशा से घिरा रहने लगा। वो लड़का उसको सबके सामने बेइज्जत करता और कई बार उसे अकेला पकड़कर हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता था। पर वो दिन आ ही गया जब राघव और सह न सका। उसने उसी जंगल में अपने भाई रामेश्वर को मिलने बुलाया। अपने भाई को देखकर वो अपने आप को रोक न सका और रो पड़ा। उसने उसे पूरी बात बताई। रामेश्वर उन लड़कों को जानता था। वो क्रोध में आग बबूला हो उठा। उसे देख राघव ने उस लड़के के अपराधी प्रवृत्ति और घर वालों के समर्थन के बारे में बताया, पर रामेश्वर इतना क्रोध में था कि इन सब बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वो उस लड़के को सबक सिखा कर ही रहेगा। रामेश्वर निकल पड़ा उस लड़के की तलाश में, और राघव वही खड़ा सोचता रह गया कि क्या उसने गलती कर दी है उसे सब बताकर। उतने में ही पता नहीं अचानक कैसे धरती कांपने लगी। रामेश्वर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। जहाँ राघव खड़ा था ठीक उसके ऊपर की जमीन खिसक कर सीधे राघव को एक तिनके की तरह बहाकर चली गई। उसके आंखों के सामने उसका छोटा भाई धरती में समा गया और वो बस देखता रहा। रामेश्वर को गहरा सदमा पहुंचा था। उसे पता था कि उसका छोटा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा, पर फिर भी उसे उसको ढूंढना ही था। उसने अपने छोटे भाई के शव को ढूंढने के कई प्रयास किए, पर वो ना मिला। एक दिन वो अपने कुछ जान पहचान के लड़कों को लेकर वहां पहुंचा। उसने ठान लिया था कि आज तो उसे ढूंढकर ही रहेगा। सारे मिलकर पूरा दिन राघव का शव ढूंढते रहे, पर कुछ न मिला। सब समझ चुके थे कि ये तो घास में सुई ढूंढने जैसा काम है। जो पुलिस को ना मिला वो हमें कैसे मिलेगा। देखते ही देखते रात हो गई और सब घर की ओर निकल पड़े। जंगल में गहरा अंधेरा और शांति छा गई। ये शांति कुछ अजीब सी थी। अक्सर रात होने पर कुछ जानवरों की आवाजें आती थी, पर इस बार इतनी शांति फैल गई कि उनको अपने चलने तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब सभी को बस जल्द से जल्द वहां से निकलना था। डर सभी को लग रहा था, पर कोई अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल रहा था। तभी पास के एक पेड़ के पीछे कुछ सरसराहट की आवाज आई। सब अचानक रुक गए और पास की एक लकड़ी उठाकर उस पेड़ के पास कौन है वहां चिल्लाकर चल दिए। तभी उस पेड़ के पीछे किसी का पैर दिख गया। उसे देखकर वो और आगे बढ़े। पास जाते ही सबकी आंखें मानो जम सी गई, क्योंकि उस पेड़ के पीछे के पैर का कोई मालिक ही नहीं था। बस एक लावारिस जीवित पैर जो पता नहीं कहां से आकर उनके सामने खड़ा हो गया। सब डर के मारे चिल्लाकर भागने लगे। तभी रामेश्वर एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बोला, रुक जाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बस ये लड़का चाहिए। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो उसके छोटे भाई राघव को परेशान करता था। सब समझ चुके थे कि रामेश्वर उनको यहाँ क्यों लाया था। राघव बदले की भावना अपने दिल में दबाकर मृत्यु पश्चात ब्रह्म राक्षस बन चुका था और उसका बदला पूरा करने में उसका बड़ा भाई उसकी मदद कर रहा था। ये समझते ही उस लड़के ने पूरी जान लगाकर वहां से भागने की कोशिश की,
और उसी कोशिश में फिसल कर गिर पड़ा और अगले ही क्षण उस अधमरे पैर ने उसका सिर बेरहमी से कुचल दिया। सब दंग रह गए। तभी रामेश्वर ने बाकी लड़कों को कहा, तुम जा सकते हो, बस किसी को कुछ बताना मत। ये सुनते ही सारे मुड़कर भागने ही वाले थे कि एक अधमरा लावारिस कटा हुआ हाथ उनकी ओर तेजी से आकर सबकी गर्दनें काट कर चला गया। रामू की कहानी खत्म हुई। रामू ने कहा, तो कैसी थी कहानी? जिस पर कोई कुछ न बोला। पांचों दोस्तों के होश उड़ गए थे। अपना डर छुपाते हुए रोहित हंसकर बोला, कहाँ से ढूंढते हो रामू ऐसी कहानियां? डर का पता नहीं, मजा बड़ा आता है सुनने में। रामू ने कहा, क्यों डर नहीं लगा? उस पर सुयश कहता है, वो सब छोड़ो, पर तुमने तो कहा था कि सच्ची कहानी है। सच में है या ऐसी ही सुना दी? पर मानना पड़ेगा, बड़ी अच्छी कहानी थी। जब तुमने कहा तुम्हें कहानी का अंत पहले ही पता चल जाएगा तो मुझे लगा इतनी कुछ खास नहीं होगी कहानी। रामू मुस्कुराते हुए बोला, एकदम सच कहानी थी। मुझसे पूछो, मैं ही तो हूँ रामेश्वर उर्फ रामू। और ये कहानी का अंत तो तुम्हें पता चल गया, पर अभी कहानी कहाँ खत्म हुई है? अचानक पूरे जंगल में गहरी शांति फैल गई। कुछ क्षण की शांति और सब हंस पड़े। रोहित बोला, अच्छा तो कहाँ है तुम्हारा ब्रह्म राक्षस भाई? रामू ने मुस्कुराते रेहान की ओर इशारा करते हुए बोला, यही तो बैठा है कब से। अच्छा, ये तुम्हारा भाई है, तो हमारा रेहान कहाँ है? रामू ने उनके पीछे वाले पेड़ की ओर इशारा किया और बोला, वो तो कब से वहां पड़ा है, पर अफसोस कहानी नहीं सुन पाया। जैसे ही सब पीछे मुड़े तो उसी अधमरे पैर के नीचे रेहान का कुचला हुआ सर देखकर उनकी हंसी होठों पर जम गई। रामू बोला, ये तो एक दिन तय था। रेहान को उसके किए की सजा मिलनी ही थी। बड़ा परेशान किया था उसने मेरे भाई को। और बाकी लड़कों को बोला, किसी से कुछ मत कहना, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चारों लड़के रामू की उस डरावनी हंसी को देखते रहे जब तक उसके पीछे से एक अधमरा कटा हुआ हाथ आकर उन सबकी गर्दनें उड़ा गया। बोला था ना तुम्हें, अंत पहले ही पता चल जाएगा, कहकर रामू वहां से चल पड़ा। आईच्या गावात हनला रेहान। राघव जी, आपके तो गू से भी दरिंदगी की बू आती होगी। ये क्या किया आपने? बदला लिया, रेहान की जान ली। ले तो लिया आपने रेहान की जान, पर उन बाकी लड़कों का क्या दोष था? उन्हें पता थी रेहान की असलियत, फिर भी सबने अनदेखा किया। मांगी थी मैंने मदद, पर सबने नजरअंदाज किया। पर इसकी सजा मौत तो नहीं हो सकती ना? क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। ब्रह्म राक्षस बनकर समझा कि इस युग में अच्छाई पर विश्वास रखने वाला इंसान एक नंबर का महामूर्ख होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सारे ब्रह्म राक्षस दिमाग से अपाहिज क्यों होते हैं भाई? फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। देखिए, मैं मानता हुआ आपके साथ गलत हुआ, पर आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया। वैसे भी आपकी जान जाना एक हादसा था, आपका खून नहीं मोए मोए हुआ था। देखिए, मुझे अकल ना सिखाए। आप खुद भूतों का नाम खराब कर रहे हैं। एक भूत होकर भी अमन और शांति चाहते हैं। आपको रेहान का कुचला हुआ चेहरा याद है? होगा क्यों नहीं, मैंने ही कुचला था। सेम वैसे ही आपका पिछवाड़ा दिखेगा अगर अपने में गिना हमको। माँ कसम, इतना मारेंगी कि रेहान की फट जाएगी। देखो, तुम पहले भूतिए हो जो मुझे नादान दरिंदे लग रहे हो। एक काम करो, रोज अपने उस ऑटोमेटिक पैर से 4 मकड़े कुचलो और जो तेल निकलेगा उसको जहां जहां खुजली हो रही है वहां वहां लगाओ। सिर्फ 1 हफ्ते में, बस 1 हफ्ते में तेल खत्म हो जाएगा, फिर और बनाओ। ऐसा करते रहो, मतलब दिल लगा रहेगा, जान लेते नहीं फिरोगे। जितने ध्यान से मैं सुन रहा था उतने ही ध्यान से अगर मंत्र सीख लेता तो आज तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने। देख साड़े, अब तेरा बदला पूरा हो चुका है, तो चुपचाप जाड़ी गली से निकल ले। और अगर इतनी ही आदत पड़ गई है ना लेने की जान, तो तेरे को दरिंदे साले हराम के पिल्लों की लिस्ट देता हूँ। रात को उनके घर जा और पांगड़ा स्पाइडरमैन बन के उनकी जान फाड़, पर मासूमों की जान मत ले। अबे ओ गरीबों के पावर रेंजर, अपने मन का मालिक हूँ मैं।
तेरे इशारों पर नहीं नाचूंगा जब तक तू बियर नहीं देता। अरे तेरे मुंह में देता हूँ बियर मेरे हाथ से, बस तू मेरी बात सुन। बिल्लापुर से हरजीत सिंह डिल्लो जी कह रहे हैं कि 80 उस ब्रह्म राक्षस ते भरोसा कर सकते हाँ। ओ पाजी तुसी चिंता ना करो जी, हम है ना 80 इत्थे बैठे आसी, जद्दो उन्होंने कुछ गलत करे आसी 80 उसी वन साइड बुंड फाड़े आसी, तुसी लोड़ ना लस्सी। मेरा मतलब लोड मत लीजिए, मैं हूं ना। सुन बे सरड़े के शक्ल के, तूने अगर किसी को उठाया तो मैं तेरे भाई को उठा लूंगा, समझा क्या चिरकुट? हाँ भाई, आज से आप ही हमारे माई बाप। बाप ठीक है भाई, माई वाई मत बोल, बहुत गाली खाने वाला है तू तेरे करियर में, रिस्क न को। तो दोस्तों आज हमें दर्शन हुए एक नादान दरिंदे के, जो पता नहीं कब तक नादान रहेगा, पर अच्छा लगा राघव जी आपसे मिलके। आशा करते हैं कि आप अपने आगे के जीवन में कोई और गलत काम ना करे और एक मस्त सी सुंदर सी आइटम, मेरा मतलब एक राक्षसनी ढूंढे और मेरे पास भेज दे। हाँ, भूतकास्ट के लिए उनसे भी तो बात करेंगे हम। झूठ बोल रहा है। मजा आया आपकी जानफाड़ कहानी सुनकर। दुख बस इसी बात का है कि रामू अगर विभीषण निकल जाता तो बाकी लौंडों के लौंडे नहीं लगते, पर कोई बात नहीं, उन पांचों को मेरी पांचों उंगलियों से 5 सलाम। तब तक के लिए ऐसे ब्रह्म राक्षसों से सावधान रहे, सतर्क रहे, ताकि आपकी तशरीफ और आपके थोबड़े में फर्क रहे। इसी बात पर कुछ और अर्ज करता हूँ। सच की जीत झूठ की हार होना यही है हर एक बार। सच की जीत झूठ की हार होना यही है हर एक बार। झूठ के साथ हो अगर तुम, पिछवाड़े के होंगे टुकड़े 4। इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारे इस भूतियापे को। मैं आपका भूत दादा खींच के लाऊंगा ऐसे ही किसी नए भूत को, उसकी कहानी समेत। तब तक के लिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे तो कंटेंट की कमी थोड़ी है इस देश में। टिल देन तुमच्या आईला तुमचा नमस्कार माझा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट विचेस।